माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया है, जिसको हम दूसरे पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे 1781 के अधिनियम के द्वारा 1781 के अधिनियम द्वारा बंगाल को बिहार और उड़ीसा की सरकार के लिए विधि बनाने और नियमों को बनाने की शक्ति प्रदान की गई। इस प्रकार कोलकाता की सरकार को विधि बनाने के दो स्रोत प्राप्त हो गए। पहले 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा कोलकाता प्रेसिडेंसी का एक्ट। इस प्रकार 1781 अधिनियम द्वारा कंपनी को सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करते हुए उसे राजस्व की अधिकारिता अर्थात राजस्व मामले की सुनवाई वापस ले ली गई। सत्रह के अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है और यह एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट को पारित किया गया था। मोटा मोटी 1781 के अधिनियम में जो कि पॉइंट्स थे यही थे। अब हम बात करेंगे अगले अधिनियम की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस एक्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा कंपनी ने भारतीय राज्य क्षेत्रों को ब्रिटिश राज क्षेत्र के स्वामित्व में ले लिया। इस प्रकार अब भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश अधिकृत भारतीय क्षेत्रों के नाम से जाना जाने लगा। मतलब इसका पहला पॉइंट जो है कि पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू जो है कंपनी ने भारतीय राज्य क्षेत्रों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और अब भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र के नाम से जाने लगा। यानी कि अब भारतीय राज्य क्षेत्र पर जो है ब्रिटिश सरकार का प्रभुत्व का प्रारंभ जो है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा शुरू हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत दूसरा पॉइंट जो है, कंपनी ने भारत के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को जो है पृथक कर दिया। और इसके अंतर्गत हम तीसरे पॉइंट के अंतर्गत देखेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट का जो तीसरा पॉइंट है, इस अधिनियम द्वारा समस्त भारतीय ब्रिटिश क्षेत्र का प्रशासन इंग्लैंड से होने लगा। अब भारतीयों को कंपनी संबंधित समस्त कार्यों को ब्रिटेन स्थित महारानी की अनुमति के बाद ही अंतिम रूप दिया जाता था। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ भारत में ब्रिटिश पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा ही हुआ। और पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत अगला पॉइंट जो है, पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा ही ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। इस प्रकार जो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो भारतीय राज्य से क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर उसका प्रशासन सीधे इंग्लैंड स्थित महारानी की अनुमति के बाद ही प्रशासित होता था। और ब्रिटिश सरकार ने भारत कंपनी के कार्य और उसके प्रशासन को पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा ले लिया था। दोस्तों, अब इस कड़ी में अगला अधिनियम जो आया वो 1786 का राज ले गया अधिनियम था। 1786 के अधिनियम द्वारा भारत स्थित समस्त गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरलों को प्रधान सेनापति के रूप में जाने लगा। मतलब जब 1786 का जो अधिनियम आया, भारत में जो भी गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरलों को प्रधान सेनापति के रूप में उनको परिवर्तित कर दिया गया। और 1786 के अधिनियम द्वारा जनरल व उसकी परिषद के सदस्यों को अपना अंतिम निर्णय बिना रानी की अनुमति के लिया जाने लगा। मतलब 1786 के अंतर्गत जो दूसरा पॉइंट है, इसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के सदस्यों को अपना अंतिम निर्णय लेने के लिए इंग्लैंड स्थित महारानी का जो है अनुमति लेना अब अनिवार्य नहीं रह गया। 1786 का जो तीसरा पॉइंट यह है कि अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका उद्देश्य जो है भारत में व्यापार न करके भारत में उसका उद्देश्य जो है प्रशासन करना था। यानी भारत की प्रशासन व्यवस्था को अपने नियंत्रण में लेकर उसको अपने अनुसार प्रशासित करने का हो गया।
दोस्तों, इस अधिनियम के चौथे पॉइंट के अंतर्गत हम देखेंगे कि ब्रिटिश राज के नाम के कंपनी द्वारा अपने राजनीतिक कार्यों को अंजाम दिया जाने लगा और धीरे धीरे भारत में कंपनी अपनी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ा दी। मतलब 1786 के राजलेख द्वारा ब्रिटिश कंपनी ने अपने राजनीतिक कार्यों के द्वारा धीरे धीरे अपनी राजनीतिक गतिविधियों को भारत में प्रगाढ़ कर दी और अपने राजनीतिक वर्चस्व को धीरे धीरे बढ़ाने लगी। दोस्तों, इस अधिनियम के बाद छठवां अधिनियम आता है जो कि 1783 का अधिनियम है। इस अधिनियम के प्रमुख की पॉइंट्स इस प्रकार हैं। पहला 1783 के अधिनियम द्वारा कंपनी के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा, जिससे कंपनी ने भारत में अपना अधिकार और मजबूती से बना लिया। मतलब 1786 के अभिलेख द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के प्रशासन को अपने अधिकार क्षेत्र में धीरे धीरे लेकर और 1783 के अधिनियम द्वारा जो कंपनी के सदस्य थे उनको वेतन भारत के राजस्व से था उससे देने लगा, जिससे कंपनी जो है भारत में अपना अधिकार और मजबूती से बढ़ाने लगा। 1793 के दूसरे अधिनियम के दूसरे पॉइंट के अंतर्गत विधियों की व्याख्या। इस अधिनियम द्वारा कंपनी ने एक लिखित संविधान की नींव रखी, जिसके माध्यम से भारत में प्रशासन करना और भी आसान हो गया। मतलब 1793 के अधिनियम द्वारा अपने प्रशासन को आसान बनाने के लिए ब्रिटिश कंपनी ने भारत में एक लिखित संविधान की नींव रखी और 1793 के अधिनियम में विधियों की व्याख्या सहित भारतीय न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीश विधि सम्मत उसका व्याख्या भी करने लगे। अब हम बात करेंगे 1883 का अधिनियम। दोस्तों, 1883 के अधिनियम के द्वारा ही भारत में ईसाई मिशनरी की स्थापना की गई और इन ईसाई मिशनरियों को भारत में उनको अपने धर्म का प्रचार करने की छूट दी गई। मतलब 1813 का जो अधिनियम आया, इसके अंतर्गत भारत में ईसाई मिशनरीज़ की स्थापना की और इन मिशनरीज़ को अपने धर्म का प्रचार करने का, भारत में प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। दूसरा, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा ब्रिटिश जनों को भारत में व्यापार की अनुमति का अधिकार प्रदान किया गया। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत तीसरे पॉइंट के अंतर्गत 1813 के अधिनियम में भारतीयों को शिक्षा के लिए 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च करने का उपबंध किया गया। दोस्तों, अब संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से अध्ययन की जो हमने शुरुआत किया है, इसके वीडियो काफ़ी लंबा ना हो और उबाऊ ना हो, इसलिए इसको हमने 2 पार्टों में विभाजित किया गया था। पहले पार्ट के अंतर्गत हमने 1813 तक के अधिनियम का अध्ययन किया है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। और अब 1813 के बाद से के अधिनियमों का अध्ययन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।